एमएससी प्रीवियस ईयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। तो इसको देखते हैं कि होता क्या है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, इसके स्टेटमेंट्स क्या हैं, इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो कि एक्सप्लेन करता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल बैंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम्स होते हैं उसमें जो वाइब्रेशनल बैंड्स के इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कौन करता है, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। और ये स्पेशली डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए होते हैं और एक इस पर बेस्ड रहता है, डिफरेंसेस में बेस्ड रहता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई के जो मोशंस होते हैं, मास के रिस्पेक्ट में उसके जो मोशन होते हैं उसी के डिफरेंस पे बेस्ड होता है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, ये क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स सो रैपिडली दैट द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि जो न्यूक्लियाई होता है वो अपनी पोजीशन में इंटैक्ट बना रहता है, उसका जो पोजीशन होता है वो चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन के टाइम में उसका जो पोजीशन जो है न्यूक्लियाई का वो चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, रैपिड होता है। ठीक है, इसका फिजिकल बेसिस देखते हैं। ये स्टेटमेंट जो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल बोला है उसका फिजिकल बेसिस क्या देखते हैं, ये ऐसे ही हवा में बोल दिया है। तो फिजिकल बेसिस देखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 सेकेंड होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर मोशन के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो 10⁻12 सेकेंड होता है। तो 10⁻12 सेकेंड बड़ा है, 10⁻15 सेकेंड क्या है, छोटा है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए कम टाइम लगता है और न्यूक्लियर के मोशन के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो कम टाइम में ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जा रहा है, तो न्यूक्लियर को मोशन करने के लिए टाइम ही नहीं मिले, इसलिए न्यूक्लियस का जो पोजीशन है होता है वो अनचेंज रहता है, मतलब चेंज ही नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, इसका फिजिकल बेसिस सही है। अब देखते हैं कि सिंस न्यूक्लियाई आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई जो होता है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवी होता है, उसका मास ज़्यादा होता है न्यूक्लियाई का। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांजिशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली इंस्टेंटेनियसली मूव करता है। ठीक है, जैसे ही ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। इसलिए जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ता है रेडिएशन का, वैसे इंस्टेंटेनियसली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर लेने लगता है। न्यूक्लियाई डू नॉट हैव टाइम टू एडजस्ट देयर पोजीशन, बट न्यूक्लियाई के पास क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एक्चुअल मोशन करने के लिए न्यूक्लियाई के पास प्रॉपर टाइम नहीं होता है, इसलिए वो न्यूक्लियाई क्या होता है, मोशन नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता। इसलिए बोला जाता है कि देयर फॉर द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसलिए बोला जाता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। इसलिए उसका जो ट्रांजिशन का जो पीक होता है ऐसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इधर जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस में होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का। देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की डायग्राम में जो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे और ये वाई एक्सिस होता है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आर होता है जो कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कि जिसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन्स बिकॉज द ट्रांजिशन हैपन्स एट कांस्टेंट आर। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ऐसे इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं ऐसे, क्योंकि जो इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है आर जो होता है कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वही उसका जो मास होता है ज़्यादा होता है और टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसलिए क्या होता है बेचारा मोशन नहीं कर पाता, इसलिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो आर होता है कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, द ट्रांजिशन हैपन्स एट कांस्टेंट आर, उसी को बोला जा रहा है। दिस वर्टिकल ट्रांजिशंस आर कॉल्ड फ्रैंक कंडन ट्रांजिशन। इसी वर्टिकल ट्रांजिशन को क्या बोला जाता है, फ्रैंक कंडन ट्रांजिशन बोला जाता है। जो वर्टिकल ट्रांजिशन होता है जिसमें आर जो होता है कांस्टेंट रहता है उसी को फ्रैंक कंडन ट्रांजिशन बोला जाता है। अब देखते हैं कि फ्रैंक कंडन फैक्टर क्या होते हैं। इसी फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल में एक टॉपिक है फ्रैंक कंडन फैक्टर, इसी को क्या बोलते हैं, कभी कभी इसको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रैंक कंडन फैक्टर क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड ऑन द ओवरलैप ऑफ वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। जो इंटेंसिटी होता है स्पेक्ट्रल लाइन का, जो इंटेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी बनेगा, तो इस इंटेंसिटी का जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रल लाइन बन रहा है उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा, और वो जो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है,
ओवरलैप ऑफ द वाइब्रेशनल वेव फंक्शन पे डिपेंड करता है। जो वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस होते हैं उसके ओवरलैप पे डिपेंड करता है कि कितना ओवरलैप हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, I इज इक्वल टू विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोड ऑफ इंटीग्रल साई स्टार वी डैश इंटू साई वी डैश डी टाउ। इसका मोड का स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस मैथमेटिकल फंक्शन के, ठीक है। जहाँ पे आई जो होता है इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और साई वी जो है, साई न्यू जो है इनिशियल वाइब्रेशनल वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और साई न्यू डेज जो होता है फाइनल वाइब्रेशनल वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस स्क्वायर्ड ओवरलैप इंटीग्रल इज कॉल्ड द फ्रैंक कंडन फैक्टर। इसी जो स्क्वायर होता है, इसी जो मैथमेटिकल फंक्शन को क्या बोला जा रहा है, फ्रैंक कंडन फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब हमने फ्रैंक कंडन फैक्टर का मैथमेटिकल फॉर्मेशन तो देख लिए, फॉर्म देख लिए। अब देखते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है फ्रैंक कंडन फैक्टर का। फ्रैंक कंडन फैक्टर ये बोलता है कि अगर ओवरलैप जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उस स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी होगी। ओवरलैपिंग जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक, उतनी ही कम होगी उसकी इंटेंसिटी। मतलब ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ दैट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कंडन फैक्टर, ठीक है। अगर ओवरलैप हो ही नहीं रहा है तो ट्रांजिशन क्या होगा, फॉरबिडन होगा, वो ट्रांजिशन अलाउ ही नहीं होगा, ओवरलैप नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। दस स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड ऑन द वाइब्रेशनल वेव फंक्शन ओवरलैप नॉट जस्ट एनर्जी डिफरेंस। तो इस तरह जो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वाइब्रेशनल वेव फंक्शन के ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, नॉट ओनली एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस में ही नहीं बल्कि मेनली किस पर डिपेंड करता है, ये वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस की ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि डिफरेंट केसेस इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल में डिफरेंट केसेस पॉसिबल है, उन केस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेनली इसमें 3 केस होते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है। केस 1 में क्या बोलते हैं, सेम इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है क्योंकि v इज इक्वल टू 0 से v डैश भी 0 होता है, मतलब सेम लेवल पे ही क्या होता है यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, इसलिए क्या होता है ओवरलैपिंग मैक्सिमम होता है। स्ट्रॉन्ग सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर होते हैं, एक जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है वो सिंगल एक ही लाइन अपीयर होता है और जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें वाइब्रेशनल प्रोग्रेशन जो होता है बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। अब देखते हैं दूसरा जो स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट है लार्जर RE, जिसमें एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो वर्टिकल ट्रांजिशन रीचेस हायर वाइब्रेशनल लेवल, जो वर्टिकल ट्रांजिशन होता है वो हायर वाइब्रेशनल लेवल में चला जाता है। वाइब्रेशनल प्रोग्रेशन जो होता है इसमें कुछ लिमिट तक ऑब्जर्व किया जाता है और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेल शेप्ड पैटर्न फॉर्म करता है। जो इंटेंसिटी होता है स्पेक्ट्रल लाइन का वो बेल शेप्ड फॉर्म करता है, ऐसे बेल टाइप का शेप फॉर्म करता है जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो इंटेंसिटी होता है, कब, जब एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तब अब देखते हैं तीसरा जो होता है एक्साइटेड स्टेट से ऊपर का स्टेट में होता है, मतलब एनर्जी लेवल से ऊपर में चला जाता है, लिमिट से ऊपर हो जाता है। तब इसमें क्या होता है, नो बाउंड वाइब्रेशनल लेवल, इसमें किसी भी टाइप का बाउंडिंग नहीं होता है, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है और इसमें कोई भी डिस्क्रीट शार्प लाइन ऑब्जर्व नहीं होता है। इसमें किसी भी टाइप का स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी ऑब्जर्व ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है, इस तीसरे वाले केस में जहाँ पे एक्साइटेड स्टेट जो होता है डिसोसिएटिव हो जाता है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल का। फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस, जो ऐसे मटेरियल, ऐसे कंपाउंड जो लाइट इमिट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, इस टाइप के मटेरियल की स्टडी के लिए इसका यूज़ होता है। लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल का यूज़ होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। जब एक्साइटेशन होता है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल का, या फिर ट्रांजिशन होता है बोल सकते हैं, जब ट्रांजिशन होता है तो जो बॉन्ड लेंथ में जो चेंज आता है उसी को स्टडी करने के लिए भी फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एग्जाम्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है वर्टिकल होता है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल में। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, R कांस्टेंट रहता है। और इंटेंसिटी जो होता है किस पे डिपेंड करता है, वेव फंक्शन के ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, वाइब्रेशनल वेव फंक्शन के ओवरलैपिंग पे।
और चौथा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में जो वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर होते हैं उसको एक्सप्लेन करता है ये फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। तो कंक्लूजन क्या होता है, जो कंक्लूजन क्या है देखते हैं जो एग्जाम में लिखने लायक है। Thus the Frank Condon principle explain the intensity distribution in electronic spectra जो कि बेस्ड रहते हैं ऑन द ओवरलैप ऑफ वाइब्रेशनल वेव फंक्शन एंड द वर्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक के स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, और ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग ऑफ वाइब्रेशनल वेव फंक्शन पे डिपेंड करता है, और इसका जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का वो वर्टिकल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कितना समझ आया और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।